हेलो फ्रेंड्स। यूपीएससी रिजल्ट के दिन अक्सर डिस्कशन इस बात पर होता है कि किस इंस्टीट्यूशन से कितने सिलेक्शंस हुए और किसके कितने रैंकर्स आए। इस बात की इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स, खासकर जो बिगनर्स होते हैं, वो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन को देखकर ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें कहाँ से पढ़ना चाहिए। मैं भी आज इस वीडियो में बुक्सवा से जुड़े हुए कुछ कंफर्म्ड रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा और प्रूफ भी दिखाऊंगा। लेकिन मैं ऐसा करूं इससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि कभी भी टॉपर्स वीडियोस के आधार पर ये डिसाइड मत कीजिए कि आपको आपकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, क्योंकि यूपीएससी प्रिपरेशन की रियलिटी यही है कि कोई भी टॉपर अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन किसी एक इंस्टीट्यूशन से नहीं करता। आज का जो समय है वो ऑनलाइन लर्निंग का समय है। अक्सर एस्पिरेंट्स हर सब्जेक्ट अलग अलग टीचर्स और अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं और अपनी प्रिपरेशन को खुद से क्यूरेट करते हैं। और सच ये भी है कि आज कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कॉन्फिडेंटली इस बात को क्लेम कर सके कि उनके फाउंडेशन कोर्स, जिसको वो सबसे ज़्यादा प्रमोट करते हैं, उससे पहली साल में ही कोई सिलेक्शन हुआ हो। जबकि ऐसे टॉपर्स हैं जो कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं, लेकिन किसी भी इंस्टीट्यूट के फाउंडेशन कोर्स का पार्ट नहीं है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बुक्सवा से जुड़े हुए कुछ कंफर्म रिजल्ट तो शेयर करूंगा ही, लेकिन साथ ही साथ मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगा कि आपको कैसे ये डिसाइड करना है कि आपको आपकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले उन सभी एस्पिरेंट्स को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने इस साल यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। इस स्टेज तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसके पीछे कई सालों का हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, पेशेंस और परसिस्टेंस होता है। लेकिन आई एम श्योर कि जब आपने अपना नाम मेरिट लिस्ट में देखा होगा तो आप उस मोमेंट को शायद इस चीज़ को महसूस कर पा रहे होंगे कि ऑल द एफर्ट्स, ऑल द टाइम दैट वेंट इनटू दिस प्रिपरेशन वाज कम्प्लीटली वर्थ इट। तो चलिए अब रिजल्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले हैं नैन्सी सिंह, जिन्होंने इस साल रैंक 34 सिक्योर की है। कुछ महीनों पहले उन्होंने हमें ये मैसेज करके बताया था कि हमारा कंटेंट किस तरह उनकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहा है। ये वही मैसेज है जो उन्होंने हमें भेजा था। और आप यहाँ पर उनके एडमिट कार्ड और रोल नंबर को भी देख सकते हैं, जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये वही नैन्सी सिंह है जिनका नाम मेरिट लिस्ट में है। और नेक्स्ट हैं कोमल मावी। कोमल पिछले साल भी बुक्सवा की स्टूडेंट रही हैं, बुक्सवा से जुड़ी रही हैं। A note of gratitude from my side to Bookstava. Because I have watched your lectures. I did not know that you provide paid courses. Earlier, I thought it's just a YouTube channel, and the modern history videos that I watched, they were very, very useful because I was a newcomer and I'm from science background and I had not taken any foundational course also. Modern history, I have watched on repeat. Like I have watched modern history several times. So the modern history course was immensely helpful, and when from there only from your channel I came to know that you have an app also. Then I joined the I joined the app and I downloaded the PDFs. So they were very helpful, especially the prelims booster notes that you provide. For the modern history, you have provided short notes for social religious reform movements and all. So that I referred, they were very, very helpful, sir. And apart from that, there are some videos of polity also on the app. Yes, where you have explained fundamental rights and some concepts. So they were also very helpful, sir. And actually, I had completed my economy and ancient history, etc. earlier only. But then later you launched videos for these subjects also, and I watched these videos also. Peripheral look I took, so they were also very good videos. So it's not an over exaggeration. But if I would have known this channel earlier, then instead of referring, in my opinion, I don't think I would need the standard books also, either Spectrum or Lakshmikant. I would have just watched your videos, referred to the notes, and I think I would be sorted for the, at least for the prelims part, I would be sorted. I would really like to appreciate you for the immense hard work that you're doing, and the fees is nothing compared to the level of hard work that you're putting into the courses. पिछले साल उनका यूपीएससी में पहला अटैम्प्ट था और उन्होंने अपने पहले ही अटैम्प्ट में एग्ज़ाम को क्लियर किया था और उनकी रैंक थी 661। इस साल उन्होंने अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी है और इंटरव्यू स्टेज तक वो बुक्सवा के साथ जुड़ी रही हैं। और इस साल उन्होंने अपनी रैंक को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव किया है और इस साल उनकी रैंक है 314। इससे ये बात भी क्लियर हो जाती है कि अगर आप एक बार कंसेप्चुअल फाउंडेशन सही तरीके से बिल्ड कर लें तो इस एग्ज़ाम को आप लगातार कंसिस्टेंटली क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद अगली स्टूडेंट हैं कनिका सिंह। कनिका सिंह की रैंक है 342 और उन्होंने यूट्यूब कमेंट के थ्रू हमें बताया है कि मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को उन्होंने लगभग 5 बार देखा है और इससे उनकी प्रिपरेशन में उन्हें काफ़ी हेल्प मिली है।
इनफैक्ट पिछले साल की रैंक 1 शक्ति दुबे ने भी अपने टेलीग्राम चैनल और कुछ इंटरव्यूज़ में हमारे बुक्सतावा चैनल का मेंशन किया था। इसके अलावा कुछ ऐसे चैनल्स आपको मिल जाएंगे, एनिमेटेड वीडियोस वगैरह होती हैं। बुक्सतावा एक चैनल था जिसे मैंने हिस्ट्री के लिए मैंने फॉलो किया था। उनकी स्टोरीज काफी अच्छी होती हैं, दे मेक इट लाइक इन अ वेरी गुड फॉर्मेट। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आप बुक्सतावा के लेक्चर्स यूट्यूब पर देख रहे हैं या फिर आप बुक्सतावा की ऐप के कोर्सेज़ के थ्रू पढ़ रहे हैं। आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, ये बात हमें सिर्फ तभी पता चलती है जब आप खुद हमें आकर बताएं। और इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि रिज़ल्ट आने के कई हफ्तों के बाद तक हमें स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स हमें बताते हैं कि बुक्सतावा ने उनके प्रिपरेशन में किस तरह हेल्प की है। एग्जाम्पल के लिए आप ये मेल देख सकते हैं, क्योंकि ये मेल इस साल के यूपीएससी रिजल्ट के लिए भी रेलिवेंट है। ये मेल हमें लास्ट ईयर शशांक रमरिया ने भेजा था, जिनकी रैंक थी 972। और यहाँ पर उन्होंने अपनी एक फ्रेंड के बारे में बताया है जिनका नाम है सानिया सीरवी। सानिया सीरवी ने लगातार 2 बार यूपीएससी क्रैक किया है और इस बार वापस से यूपीएससी की मेरिट लिस्ट में 3rd टाइम अपनी जगह बनाई है और इस साल उनकी रैंक है 450। और अगर आपको भी प्रिपरेशन के दौरान बुक्सतावा से हेल्प मिली है तो आप ज़रूर हमसे शेयर कीजिए। आपके मैसेजेस पढ़ के हमें अच्छा लगता है और ये भी पता चलता है कि हमारा कंटेंट एस्पिरेंट्स की प्रिपरेशन में किस तरह हेल्पफुल रहा है। और जो एस्पिरेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूपीएससी प्रिपरेशन में ये डिसाइड करने का सबसे गलत तरीका है कि किस इंस्टीट्यूशन से कितने टॉपर्स आए। असल में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो ये कि क्या आपके जो टीचर हैं वो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियरली समझा पा रहे हैं या नहीं, और क्या आप उस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कैच है। हर साल प्रीलिम्स के बाद कई इंस्टीट्यूशंस अपने लेक्चर्स और नोट्स को अपडेट कर देते हैं ताकि रीसेंट ईयर के क्वेश्चंस भी उनके कंटेंट से सॉल्व होने लगे। इसीलिए जब आप बाद में उन लेक्चर्स को देखते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ कवर हो गया है, क्योंकि PYQs भी उस कंटेंट से सॉल्व हो रहे हैं। लेकिन अगर होलिस्टिक कंसेप्चुअल प्रिपरेशन सही तरीके से नहीं हुई है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल एग्ज़ाम में नए क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट लगते हैं। और इसीलिए प्रिपरेशन करते समय आपको एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी देखनी चाहिए। जिस दिन एग्ज़ाम हुआ है उस दिन कौन आपको पुराने लेक्चर्स के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा पा रहा है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट जेन्युइनली क्लियर हैं तो नए क्वेश्चंस भी उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के आधार पर सॉल्व किए जा सकते हैं। लेकिन अगर लेक्चर्स को सिर्फ इस तरह से अपडेट कर दिया गया है कि PYQs बाद में मैच हो जाएं, तो फिर एग्ज़ाम के दिन नए क्वेश्चंस हैंडल करना मुश्किल होगा। और इसीलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ जो मैंने लास्ट ईयर प्रीलिम्स के तुरंत बाद अपलोड की थी। हेलो फ्रेंड्स, इस साल की यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के पेपर में इंडियन पॉलिटी से इन टोटल 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन 14 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस डायरेक्टली बुक्सतावा ऐप के ऊपर इंडियन पॉलिटी कोर्स से पूछे गए हैं। इसके अलावा 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर आप एक या एक से ज़्यादा ऑप्शंस को इस पॉलिटी कोर्स के बेस पर सॉल्व कर सकते थे। यानी इन क्वेश्चंस में आप कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते थे और बचे हुए ऑप्शंस में चांस ले सकते थे। और 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो इस पॉलिटी कोर्स में कवर्ड नहीं थे, जिसमें से कि एक क्वेश्चन तो प्योरली बाउंसर था जो कि किसी भी स्टैंडर्ड बुक में कवर्ड नहीं था। तो चलिए इन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके एनालाइज करते हैं और प्रूफ के साथ देखते हैं कि इंडियन पॉलिटी कोर्स के बेस पर इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता था। तो इसके लिए हम लोग आ गए हैं बुक्सतावा ऐप के ऊपर, जहाँ पर यूपीएससी के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी के कोर्सेज हैं। और इन तीनों कोर्सेज का जो कंबाइंड कोर्स है वो है एवरीथिंग ऑन द ऐप। तो यहाँ पर हम लोग एवरीथिंग ऑन द ऐप को ही ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अगर हम इसके कंटेंट सेक्शन में जाएं तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी इन सब के फोल्डर्स बने हुए हैं। और क्योंकि हम लोग यहाँ पर पॉलिटी सेक्शन की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इंडियन पॉलिटी कोर्स के फोल्डर को ओपन करेंगे और इसके अंदर हम लोग डायरेक्टली इंडियन पॉलिटी वीडियोस फोल्डर को ओपन करेंगे। चलिए अब एक एक करके इस साल के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को देखते हैं और उन्हें बुक्सतावा की एनिमेटेड वीडियोस से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये लोकसभा के स्पीकर से रिलेटेड है और इसमें 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट लोकसभा स्पीकर के टेन्योर से रिलेटेड है। पूछा जा रहा है कि लोकसभा के डिसॉल्व होने के बाद भी लोकसभा स्पीकर अपना ऑफिस वैकेट करते हैं या नहीं, और अगर नहीं करते तो क्या वो नेक्स्ट लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद जो पहली मीटिंग है तब तक अपने ऑफिस में बने रहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग पार्लियामेंट वाले फोल्डर को देखेंगे और पार्लियामेंट फोल्डर के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि एक और फोल्डर है रिलेटेड टू पार्लियामेंट के लीडर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। इसके अंदर हम लोग लोकसभा स्पीकर के रिमूवल और टेन्योर वाली वीडियो को देखेंगे।
हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने लोकसभा स्पीकर्स की पावर्स और फंक्शंस को पढ़ा और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोकसभा स्पीकर के टेन्योर की। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी लोकसभा का जो टाइम पीरियड होता है या लोकसभा का जो टेन्योर होता है वो उसके कॉन्स्टिट्यूट होने से लेकर उसके डिसॉल्व होने तक के पीरियड को कहा जाता है। और जब भी लोकसभा डिसॉल्व होती है तो उसके बाद जनरल इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के बेस पर नई लोकसभा को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। और ये जो नई लोकसभा है इसकी पहली मीटिंग में वापस से नए स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है। तो अब इस पूरे डिस्कशन के बेस पर हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड है लोकसभा स्पीकर के इलेक्ट होने से लेकर नेक्स्ट लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद उसकी पहली मीटिंग तक का ये पूरा का पूरा पीरियड लोकसभा स्पीकर का टेन्योर होता है। तो इस एक्सप्लेनेशन के बेस पर क्लियरली इस बात को बोला जा सकता है कि पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में पूछा जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर चुने जाने के बाद क्या लोकसभा स्पीकर को अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिज़ाइन करना पड़ता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग सेम फोल्डर के अंदर लोकसभा स्पीकर इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी वाली वीडियो को देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अगर हम लोग हमारे देश की लोकसभा के स्पीकर और यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर को एक साथ कंपेयर करें तो हम लोगों को इन दोनों के बीच में एक बहुत ही मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। डिफरेंस ये है कि यूनाइटेड किंगडम में जब भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्पीकर के तौर पर इलेक्ट होता है तो वो तुरंत अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन कर देता है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता। लोकसभा स्पीकर इलेक्ट हो जाने के बाद भी वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन नहीं करते। ऐसे में एक बड़ा क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि लोकसभा तो हम लोगों ने देखा कि लोकसभा स्पीकर इलेक्ट होने के बाद उन्हें अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिज़ाइन नहीं करना पड़ता, जबकि इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि उन्हें अपनी पार्टी से रिज़ाइन करना होता है, वो भी इमीडिएटली। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की। यहाँ पर स्पीकर के रिमूवल के प्रोसेस की बात हो रही है और पूछा जा रहा है कि क्या उनके खिलाफ लाए गए रेजोल्यूशन को ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस के मेजॉरिटी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम लोगों को पार्लियामेंट फोल्डर के अंदर टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट वाली वीडियो को देखना होगा। माना जा सकता है जब हाउस की टोटल मेंबरशिप में से अगर हम लोग वैकेंट सीट्स को एक्सक्लूड कर लें उस संख्या के 50% से ज्यादा लोगों ने अगर उस मोशन या रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया हो। और ध्यान देने वाली बात यह है कि टोटल मेंबरशिप में से वैकेंट सीट्स को एक्सक्लूड करने को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस कहा गया है। तो ये तो बात हुई इफेक्टिव मेजॉरिटी की कैलकुलेशन की, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि इस तरह की मेजॉरिटी की जरूरत राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए होती है। इनफैक्ट राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन को रिमूव करने के लिए भी इफेक्टिव मेजॉरिटी की ही जरूरत होती है। और अगर बात की जाए लोकसभा के अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के रिमूवल की तो वहां पर भी इफेक्टिव मेजॉरिटी की ही जरूरत होती है। तो यहाँ पर क्लियरली इस बात को मैंने बोला कि स्पीकर को रिमूव करने के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। और ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब है ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस की मेजॉरिटी। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। इसके बाद हो सकता है कि इस स्टेटमेंट में कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो कि यहाँ पर 14 डे नोटिस पीरियड की भी बात कही गई है। तो लोकसभा स्पीकर के रिमूवल वाली वीडियो में मैंने इस चीज़ को भी एक्सप्लेन किया था। लोकसभा स्पीकर को रिमूव करने के लिए लोकसभा मेंबर्स को लोकसभा के अंदर एक रेजोल्यूशन लाना होता है टू रिमूव द स्पीकर, लेकिन इस तरह का रेजोल्यूशन लोकसभा के अंदर लाने से पहले उन्हें लोकसभा स्पीकर को एक 14 डे नोटिस देना होता है और ये भी मैंडेटरी है कि तो इस पूरे एक्सप्लेनेशन के बेस पर हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर है सी, यानी 1 और 3 ओनली। और ये क्वेश्चन पूरी तरह से बुक्सतवा कोर्स की हेल्प से किया जा सकता था, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को ग्रीन करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली ये मेंशन करता है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं ये देखने के लिए हम लोग जाएंगे इंडियन पॉलिटी कोर्स के अंदर गवर्नर फोल्डर में। और गवर्नर फोल्डर के अंदर हम लोग यहाँ पर स्पेसिफिकली देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाई है। तो वैसे तो इस स्टेटमेंट को हम राइट अवे ऐसे करेक्ट कर सकते हैं बिकॉज यहाँ से बात समझ में आ रही है कि गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है, लेकिन फिर भी इस वीडियो के अंदर जाकर देखते हैं। बट एक एरिया में जिसमें गवर्नर की पावर्स प्रेसिडेंट से भी ज्यादा है वो एरिया है डिस्क्रिशनरी पावर्स। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सप्लिसिटली गवर्नर को कुछ डिस्क्रिशनरी पावर कॉन्फर कर रखी है, जबकि इस तरह की पावर्स प्रेसिडेंट के पास नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि गवर्नर को ये डिस्क्रिशनरी पावर्स कहां से मिलती है। एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 163 गवर्नर को ये डिस्क्रिशनरी पावर देता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस चीज़ को हम लोगों ने स्पेसिफिकली बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने गवर्नर को कुछ डिस्क्रिशनरी पावर कॉन्फर कर रखी हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि इस क्वेश्चन की जो पहली स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, जहां पर कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी पास्ड बिल को अपने लिए रिजर्व कर सकते हैं बिना गवर्नर के उन्हें फॉरवर्ड किए हुए। तो ये चीज़ तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखी कि प्रेसिडेंट के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं है। बट एक एरिया में जिसमें गवर्नर की पावर्स प्रेसिडेंट से भी ज्यादा है वो एरिया है डिस्क्रिशनरी पावर्स। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सप्लिसिटली गवर्नर को कुछ डिस्क्रिशनरी पावर कॉन्फर कर रखी है। तो चाहे तो हम लोग इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर भी सेकेंड स्टेटमेंट को इनकरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार डबल चेक करने के लिए स्टेट लेजिस्लेशन का प्रोसेस देख लेते हैं। बेसिकली एक बिल को जैसे स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस किया गया है उसे स्टेट लेजिस्लेचर से पास होने के बाद गवर्नर के एक्सेंट के लिए भेजा जाता है। गवर्नर के एक्सेंट मिलने के बाद बिल लॉ बन जाता है। बट जरूरी नहीं है कि गवर्नर उस बिल पर अपना एक्सेंट दे ही दे, वो उस बिल को विथहोल्ड भी कर सकते हैं, यानी बिल पर अपने एक्सेंट देने से मना कर सकते हैं। इसके अलावा अगर गवर्नर चाहें तो बिल को स्टेट लेजिस्लेचर की रिकंसिडरेशन के लिए वापस भी भेज सकते हैं, और अगर चाहें तो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व भी कर सकते हैं। तो किसी भी एक ऑर्डिनरी बिल पर गवर्नर के पास ये 4 ऑप्शंस होते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ऐसा कोई प्रोसेस मेंशन नहीं किया गया है जिसके बेस पर प्रेसिडेंट एक बिल को खुद से अपने लिए रिजर्व कर लें, और इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट डेफिनेटली रॉन्ग है। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, यानी 1 ओनली। और इस क्वेश्चन को भी हम लोग ग्रीन मार्क करेंगे क्योंकि बुक्सतवा कोर्स से ये क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्वेबल है।
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट ये है कि प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू के लिए सब्जेक्टेड है, और दूसरी स्टेटमेंट ये है कि प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस के बिना भी कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, हम लोग प्रेसिडेंट फोल्डर के अंदर पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट वाली वीडियो को देखेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि प्रेसिडेंट अपनी पावर्स को एक्सरसाइज किस मैनर में करेंगे। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर हमें रिलाई करना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से हमें ये पता चलता है कि प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल अपनी बाकी पावर्स की तरह यूनियन कैबिनेट की एडवाइस पर ही कर सकते हैं। हालांकि अपनी पार्डनिंग पावर के लिए उन्हें कोई रीजन नहीं देना होता, बट फिर भी जुडिशरी के पास प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर से रिलेटेड एक लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू की पावर है। जुडिशरी अगर चाहे तो ये शो कर सकती है कि प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल करने से पहले सभी रेलेवेंट मेडिकल्स को कंसीडर कर रहे हैं कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने इन दोनों ही पॉइंट्स को कवर कर लिया है कि प्रेसिडेंट को अगर अपनी पार्डनिंग पावर्स का इस्तेमाल करना है तो उन्हें यूनियन गवर्नमेंट की एडवाइस लेनी होगी, और उनकी इस पार्डनिंग पावर की एक्सरसाइज के ऊपर जुडिशरी का लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू भी है। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आंसर हो गया ए यानी 1 ओनली। और क्योंकि ये क्वेश्चन पूरी तरह से हम लोग बुक्स तवा कोर्स के हेल्प से कर पाए हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग मार्क करेंगे ग्रीन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी में कहीं पर भी पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट के अंदर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव्स के सेपरेशन की बात कही गई है। तो इसके लिए हम लोग डीपीएसपी के फोल्डर में जाएंगे और देखेंगे डीपीएसपी की पार्ट 4 वीडियो। तो ये है आर्टिकल 49। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 50 जो एग्जीक्यूटिव्स की बात करता है, पब्लिक सर्विसेज में काम करने वाले एग्जीक्यूटिव्स की, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, सब डिविजन ऑफिसर, तहसीलदार एक्सेट्रा। पहले क्या होता था कि इन ऑफिसर्स के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स के साथ साथ जुडिशियल पावर्स भी हुआ करती थी। बट आर्टिकल 50 कहता है कि पब्लिक सर्विसेज एग्जीक्यूटिव्स के पास जुडिशियल पावर्स नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सरकार ने 1973 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 पास किया, जिसके बाद एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज के पास से जुडिशियल पावर्स को निकाल दिया गया और ये जुडिशियल पावर्स अब आ गई हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, जो कि डायरेक्टली स्टेट हाईकोर्ट के अंडर में काम करता है। तो ये था आर्टिकल 50 जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव्स की बात करता है। तो इस एक्सप्लेनेशन के बेस पर हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। यहाँ पर पूछा गया है कि वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, क्या ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट है। तो इसके लिए हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाले फोल्डर में जाएंगे और पार्ट 2 ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाली वीडियो को देखेंगे। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी हमारी ये है कि हमें अपने देश के हेरिटेज और कंपोजिट कल्चर को वैल्यू करना चाहिए और प्रिजर्व भी। इस पर क्रिटिक्स का कहना ये है कि पहले ये तो बताओ कि कंपोजिट कल्चर होता क्या है। ये तो एक एम्बिगुअस टर्म है। तो इस एक्सप्लेनेशन के बेस पर ये कहा जा सकता है कि आर्टिकल 51A सब क्लॉज F के बेस पर हमारे क्वेश्चन में दी गई स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में पूछा गया है कि क्या फंडामेंटल राइट्स के अंदर 14 साल से कम बच्चों को फैक्ट्रीज में जाकर काम करना प्रोहिबिटेड है। इसे चेक करने के लिए हम लोग जाएंगे फंडामेंटल राइट्स फोल्डर के अंदर और आर्टिकल 24 वाली वीडियो को देखेंगे। और अब बारी है आर्टिकल 24 की। आर्टिकल 24 में बात हो रही है चिल्ड्रन की। चिल्ड्रन यानी वो लोग जो 14 साल से कम के हैं। क्या होता है कि अगर फैमिली में पैसों की थोड़ी समस्या है तो कम उम्र में ही बच्चों को काम करने के लिए भेज दिया जाता है और आसपास की किसी फैक्ट्री में ये लोग काम पर लग जाते हैं। आर्टिकल 24 इस चीज को प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 24 के जरिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की ये कोशिश है कि 14 साल से कम के बच्चों को फैक्ट्रीज में नहीं बल्कि स्कूल्स में होना चाहिए। बच्चों का फैक्ट्रीज में काम करना प्रोहिबिटेड है, ये बात तो क्लियर हो गई। बट ये एक्सेप्टर जो यहाँ पर लिखा है इसका क्या मतलब है? एक्सेप्टर का तो इस एक्सप्लेनेशन के बेस पर हम कह सकते हैं कि थर्ड पेयर भी करेक्ट है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ सी यानी ऑल द 3। और क्योंकि इस क्वेश्चन को पूरी तरह से बुक्स तवा के पॉलिटी कोर्स के बेस पर सॉल्व किया जा सकता था, तो हम इस क्वेश्चन को भी मार्क करेंगे ग्रीन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर एक स्टेट के अंदर किसी एरिया को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 5th शेड्यूल के अंदर शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाए, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट का उस शेड्यूल्ड एरिया के ऊपर एग्जीक्यूटिव पावर नहीं रहती और पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उस एरिया की लोकल बॉडी ही संभालती है? इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग जाएंगे बुक्स तवा ऐप के ऊपर इंडियन पॉलिटी के अंदर शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ फोल्डर में, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो सेकंड वीडियो है ये शेड्यूल्ड एरिया एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। हमें इसे ही देखना है। अगर मान लीजिए किसी स्टेट में एक शेड्यूल्ड एरिया है तो उस स्टेट के लिए ये मैंडेटरी है कि वो अपने स्टेट में एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल एस्टैब्लिश करे। ये ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बेसिकली 20 मेंबर्स बॉडी होती है जिसमें शेड्यूल्ड एरिया के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि इस 20 मेंबर्स एडवाइजरी ट्राइब्स काउंसिल के एटलीस्ट 3/4 मेंबर्स शेड्यूल्ड एरिया के रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए। तो ये संख्या हो गई 15। अब क्वेश्चन आता है कि ये ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बेसिकली करती क्या है? तो ये काउंसिल बेसिकली उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर को उस पर्टिकुलर स्टेट के शेड्यूल्ड ट्राइब के वेलफेयर और एडवांसमेंट के लिए एडवाइस करती है। तो आप देख सकते हैं कि शेड्यूल्ड एरिया के अंदर एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है जो कि एक एडवाइजरी बॉडी ही है। अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के ही हाथ में है, और इस बेस पर हम कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है।
इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में पूछा गया है कि क्या कुछ सर्कमस्टेंसेज में गवर्नर की रिकमेंडेशन के बेस पर यूनियन गवर्नमेंट शेड्यूल्ड एरिया का टोटल एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले सकती है। और इस क्वेश्चन की शुरुआत में ही इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि हमें इसका आंसर कॉन्स्टिट्यूशन के 5th शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए देना है। तो सेकंड स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए हम सेम वीडियो को थोड़ा और आगे स्क्रॉल करेंगे। अब शेड्यूल्ड एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि गवर्नर को अपने स्टेट के शेड्यूल्ड एरियाज से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट बनाकर प्रेसिडेंट को भेजनी होती है एनुअली, या फिर वो जब भी मांगे तब। अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं कि उन्हें ये रिपोर्ट एनुअल बेसिस पर चाहिए तो हर साल ये रिपोर्ट भेजनी होगी, और अगर प्रेसिडेंट कहते हैं कि उन्हें ये रिपोर्ट क्वार्टरली बेसिस पर चाहिए तो साल में 4 बार भेजनी होगी। तो ये थी डिटेल शेड्यूल्ड एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन की। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर गवर्नर को प्रेसिडेंट को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स भेजने के बारे में कहा गया है। यहाँ पर ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है जिसके बेस पर यूनियन गवर्नमेंट शेड्यूल्ड एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन को टोटली टेक ओवर कर सके। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी, नीदर 1 नॉर 2। और इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने पूरी तरह से बुक्सतावा के कोर्स के बेस पर ही सॉल्व किया है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग ग्रीन मार्क करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पर ये पूछा गया है कि इनमें से कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ स्टेट रेटिफिकेशन की भी ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर वीडियो नंबर 10 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 के ऊपर एक वीडियो अवेलेबल है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें इसी वीडियो में मिलना चाहिए। अब देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उन फीचर्स को जिन्हें अमेंड करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और साथ ही साथ 50% स्टेट्स के लेजिस्लेचर से सिंपल मेजोरिटी। और हमने देखा था कि ये प्रोसीजर हम तभी फॉलो करेंगे जब फेडरल स्ट्रक्चर पर बात आ रही है। तो अगर आप इन सातों पॉइंट्स को देखोगे तो आप समझ सकते हो कि इन पॉइंट्स को टच करने का मतलब है स्टेट और यूनियन के बॉन्ड को टच करना, यानी फेडरल फीचर को टच करना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये 7 पॉइंट्स हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए स्टेट रेटिफिकेशन की ज़रूरत होती है। और हमारे क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट 1 है वो यहाँ पर पॉइंट 5 में मेंशन्ड है, और हमारे क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट 2 है वो यहाँ पर पॉइंट 2 में एग्जैक्टली मेंशन्ड है। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, और थर्ड स्टेटमेंट उन 7 पॉइंट्स में मेंशन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए, यानी फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। और क्योंकि ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने पूरी तरह से बुक्सतावा कोर्स की हेल्प से किया है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग ग्रीन मार्क करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 7th क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि पंचायत से रिलेटेड है। और यहाँ पर तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स इंटरमीडिएट पंचायत लेवल के बारे में है। सबसे पहली स्टेटमेंट में पूछा गया है कि क्या इंटरमीडिएट पंचायत लेवल हर एक स्टेट में एग्जिस्ट करती है। तो ये जानने के लिए हम लोग पंचायती राज वाले फोल्डर में जाएंगे, और इसके अंदर एक और फोल्डर है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड। इसके अंदर 4 वीडियोज़ हैं, हमें पार्ट 2 वीडियो को देखना है। यहाँ पर एक 3 टियर पंचायती राज सिस्टम का प्रोविजन किया गया है, और ये 3 टियर्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और विलेज लेवल। अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल, इंटरमीडिएट लेवल क्या है, इसकी डेफिनेशन हमें मिलती है आर्टिकल 243 में, जो पार्ट 9 का पार्ट है। यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी स्टेट के जो गवर्नर है वो पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू इन लेवल्स को स्पेसिफाई करते हैं, यानी गवर्नर द्वारा रिलीज पब्लिक नोटिफिकेशन में स्पेसिफाइड लेवल्स को ही विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल माना जाएगा। और इस तरह विलेज लेवल पर विलेज पंचायत, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट पंचायत और इंटरमीडिएट लेवल पर इंटरमीडिएट पंचायत हमें देखने को मिलती है। वैसे इंटरमीडिएट पंचायत को पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट पंचायत को जिला परिषद भी कहा जाता है। यहाँ पर एक प्रोविजन ये भी किया गया है कि जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है वहाँ इंटरमीडिएट पंचायत बनानी जरूरी नहीं होगी, ऐसा लिखा है आर्टिकल 243 में। चलिए, तो ये बात साफ तौर पर मेंशन है कि सभी स्टेट्स में इंटरमीडिएट पंचायत बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे स्टेट्स जिनकी पॉपुलेशन 20 लाख से कम है वहाँ पर पंचायत का इंटरमीडिएट लेवल बनाने की ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। इसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी रॉन्ग है, क्योंकि हमारे देश में एमएलए और एमपी बनने के लिए अगर 25 साल की एज है तो पंचायत का मेंबर बनने के लिए 30 ईयर्स क्यों होगी। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि पंचायत और स्टेट के बीच में टैक्सेस और ड्यूटीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर चीफ मिनिस्टर एक कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आंसर भी हमें सेम वीडियो में आगे मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को फंड्स कहां से मिलते हैं, बट क्या ये फंड्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए सफिशिएंट है या नहीं, इसको भी लगातार रिव्यू करने की जरूरत होती है। और इसीलिए गवर्नर स्टेट फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कि वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को मिलने वाले ग्रांट्स और डिफरेंट सोर्सेज से मिलने वाले फंड्स को रिव्यू करें और देखें कि क्या ये फंड्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए सफिशिएंट है या नहीं। इसी के साथ साथ तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कमीशन चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि गवर्नर अपॉइंट करते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई। और क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स रॉन्ग है, और क्योंकि तीनों ही रॉन्ग है तो आंसर हो गया डी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ये क्वेश्चन भी पूरी तरह से बुक्सतावा कोर्स के बेस पे सॉल्व किया जा सकता है, इसीलिए इसको भी हम लोग ग्रीन मार्क करेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि लोकपाल से रिलेटेड है। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 4 हैं ये लोकपाल के जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड हैं। तो इसके लिए हम लोग बुक्सतावा पॉलिटी कोर्स के अंदर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वाले फोल्डर को देखेंगे,
और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने बहुत सारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को कवर किया है। तो हमें स्क्रॉल करना होगा और जाना होगा लोकपाल वाले फोल्डर पर। और लोकपाल एंड लोकायुक्त फोल्डर के अंदर भी इन टोटल 4 वीडियोज़ हैं। हम देखेंगे लोकपाल पार्ट 2 वीडियो को। शुरुआत करते हैं लोकपाल के जुरिस्डिक्शन से, यानी कि किन लोगों के करप्शन से रिलेटेड मैटर्स को लोकपाल हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर लोकपाल के जुरिस्डिक्शन में प्राइम मिनिस्टर, सभी यूनियन मिनिस्टर्स, सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी ऑफिसर्स आते हैं। यानी इनसे रिलेटेड किसी भी करप्शन के मामले में आप डायरेक्टली लोकपाल के पास अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। इसके अलावा वो इंस्टीट्यूट्स जो कि गवर्नमेंट द्वारा फुल्ली फाइनेंस है या फिर तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि लोकपाल के जुरिस्डिक्शन में प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी ऑफिसर्स, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी भी। और ऑब्वियस सी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स इंडिया में भी पोस्टेड होते हैं और बाहर भी। एग्जाम्पल के लिए ग्रुप ए ऑफिसर्स में इंडियन फॉरेन सर्विसेज भी आती है, जो कि इंडिया में भी पोस्टेड होते हैं और बाहर भी। तो इस एक्सप्लेनेशन के बेस पर कहा जा सकता है कि स्टेटमेंट 4 भी रॉन्ग है और स्टेटमेंट 1 भी। अब यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें कहा गया है कि या तो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही लोकपाल के चेयरमैन बन सकते हैं। तो अगर हम लोग अपनी उसी वीडियो को आगे स्क्रॉल करके देखें, अब देखते हैं लोकपाल की कंपोजिशन। तो लोकपाल में एक चेयरमैन होते हैं और इसके अलावा मैक्सिमम 8 मेंबर्स हो सकते हैं। और इन मेंबर्स में से एटलीस्ट 50% मेंबर्स जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और 50% ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज, माइनॉरिटीज या फिर विमेन हो। चलिए आप देखते हैं कि लोकपाल के चेयरमैन और मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है। तो इन्हें अपॉइंट करते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट और इनकी टर्म होती है 5 ईयर्स की या फिर इनकी मैक्सिमम एज हो सकती है 70 ईयर्स। और जब भी प्रेसिडेंट लोकपाल के चेयरमैन या मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं तो ये इन्हें अपॉइंट करते हैं एक सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन के बेस पर। और इसका तो ये बात क्लियर हो जाती है कि चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के लिए ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि ये या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हों। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 2 भी रॉन्ग है। अब अगर बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि लोकपाल के चेयरमैन या फिर मेंबर बनने के लिए एटलीस्ट एज 45 ईयर्स की होनी चाहिए। लेकिन अभी जो क्लिपिंग हम लोगों ने देखी उसके अंदर हम लोगों ने अपनी वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने ये तो मेंशन किया है कि चेयरमैन की एज मैक्सिमम 70 हो सकती है, लेकिन मिनिमम एज के बारे में कोई भी डिटेल मेंशन नहीं की है। तो इसका मतलब ये कि हम लोग बुक्सतावा के पॉलिटी कोर्स के बेस पर 3 स्टेटमेंट्स को तो एनालाइज कर पा रहे हैं, लेकिन चौथी को नहीं। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को येलो मार्क करूंगा। हालांकि एक चीज़ और है कि मैंने यूट्यूब के ऊपर लोकपाल के ऊपर 6 साल पहले एक वीडियो बनाई थी जहां पर ये मेंशन किया था कि लोकपाल के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 45 है। अब देखते हैं कि लोकपाल चेयरमैन अगर बनना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया है कि मिनिमम एज 45 ईयर्स की होनी चाहिए और मैक्सिमम 70 साल की एज तक आप लोकपाल रह सकते हैं। बेसिकली लोकपाल का टेन्योर जो है 5 साल का है, बट अगर 5 साल पूरे होने से पहले ही आप 70 साल के हो जाए तो आपको रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको सिर्फ एक ही सोर्स फॉलो करना चाहिए। अगर आपने बुक्सतावा का पॉलिटी कोर्स लिया है तो आपको हर चीज़ सिर्फ पॉलिटी कोर्स के अंदर मिलनी चाहिए। ये चीज़ नहीं कि मैं आपको बोलूँ कि ये चीज़ मैंने मैराथन में कवर कर दी थी, ये मैंने शॉर्ट्स में कवर कर दी थी, ये मैंने वहाँ पे कवर कर दी थी, ये मेरे नोट्स में थी, ये टेस्ट सीरीज़ में थी। ये सब चीज़ें फालतू की बातें हैं। और वापस से अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो स्टेटमेंट 3 सही है और इसीलिए इसका आंसर होगा ए, 3 ओनली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बात हो रही है 10th शेड्यूल की, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ की, और पूछा जा रहा है कि हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा के अगर किसी मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन है तो इसमें किसका डिसीजन फाइनल होता है। तो इसके लिए हम लोग बुक्सतावा पॉलिटी कोर्स के अंदर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडिया वाले फोल्डर पर जाएंगे और उसके अंदर हमें मिलेगा एंटी डिफेक्शन का फोल्डर। एंटी डिफेक्शन फोल्डर के अंदर 3 वीडियोज़ हैं, हमें पार्ट 2 वीडियो को देखना है। हालांकि अगर स्पीकर की सीट वैकेंट है तो ये रिस्पांसिबिलिटी डेप्यूटी स्पीकर की हो जाएगी। इसी तरह राज्यसभा में ये रिस्पांसिबिलिटी चेयरमैन की है। और ध्यान दीजिए कि एंटी डिफेक्शन लॉ यानी 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये भी कहा गया है कि इस विषय में प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो भी फैसला होगा वो फाइनल होगा, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी जुडिशियल रिव्यू अलाउड नहीं है। बट तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिस भी हाउस के मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन है उस हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन फाइनल होता है। यानी हाउस ऑफ पीपल की बात है तो यहाँ पर लोकसभा स्पीकर का जो फैसला होगा वो फाइनल होगा, ना कि प्रेसिडेंट का। तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। और स्टेटमेंट 2 में पूछा गया है कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये वर्ड पॉलिटिकल पार्टी मेंशन्ड है। तो इसका आंसर भी हमें सेम वीडियो में मिलेगा। चलिए देखते हैं कि 10th शेड्यूल में इन तीनों कैटेगरीज के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया मेंशन किए गए हैं इनकी डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई भी इंसान किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर जीतता है और विधानसभा या फिर लोकसभा के मेंबर बन जाने के बाद उस पार्टी को छोड़ देता है तो अंडर ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन उस एमपी या एमएलए को डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा, यानी उसकी लेजिस्लेचर की जो मेंबरशिप है उसको रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर ये लेजिस्लेटर व्हिप के अगेंस्ट जाकर वोटिंग करता है या फिर वोटिंग के दिन एब्सेंट हो जाता है तो ये भी एक कंडीशन है जिसकी वजह से लेजिस्लेटर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इंडिपेंडेंट मेंबर्स की, तो अगर कोई भी इंडिपेंडेंट मेंबर जिसने निर्दलीय रहते हुए चुनाव जीता है, अगर वो चुनाव जीत जाने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसे भी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन डिस्क्वालीफाई किया। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 10th शेड्यूल में जो क्राइटेरियाज मेंशन किए गए हैं उसके अंदर कई बार पॉलिटिकल पार्टी वर्ड यूज़ किया गया है। तो इसका मतलब ये कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टी वर्ड यूज़ हुआ है और इसीलिए स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी, नीदर 1 नॉर 2।
और इस क्वेश्चन को हम लोग ग्रीन मार्क कर सकते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर पूरी तरह से बुक्सतावा के पॉलिटी कोर्स के बेस पर दिया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसके लिए हम लोग इंटर स्टेट रिलेशंस वाले फोल्डर में जाएंगे। इस फोल्डर के अंदर 4 वीडियोज़ हैं। हम सबसे पहले पार्ट 2 वीडियो को देखेंगे। तो इससे इंटर स्टेट काउंसिल की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रही होगी, जहां तक बात है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में टेंशन को दूर करने की। और इस इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 263 में। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि इंटर स्टेट काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। चलिए अब देखते हैं इंटर स्टेट रिलेशंस फोल्डर के अंदर 4th वीडियो को। ये वीडियो जोनल काउंसिल से रिलेटेड हेलो है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जोनल काउंसिल्स को कवर करेंगे। जोनल काउंसिल्स का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि जोनल काउंसिल्स क्या होती है, इन्हें क्यों बनाया गया, और अगर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है तो फिर कहां पर मेंशन है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर होगी कि जोनल काउंसिल्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं हैं। और वैसे भी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनको हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी कोर्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वाले फोल्डर के अंदर डिटेल में कवर किया है। तो जोनल काउंसिल्स तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ही नहीं, साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। अदरवाइज़ हम लोगों ने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वाले फोल्डर में कवर किया होता। तो इस एक्सप्लेनेशन के बेस पर हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर है ए, ओनली 1। और ये क्वेश्चन बुक्सतावा पॉलिटी कोर्स के बेस पर पूरी तरह से आंसर किया जा सकता था, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ग्रीन मार्क करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग स्टेटमेंट 3 को देखें तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि त्रिपुरा क्या शुरुआत में पार्ट सी स्टेट था या नहीं। तो इसके लिए हम लोग पॉलिटी कोर्स के अंदर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वाले फोल्डर को ओपन करेंगे। यहाँ पर 3 वीडियोज़ हैं, हम लोग पार्ट 2 वीडियो को देखेंगे। पार्ट सी स्टेट्स को, पार्ट सी में उन स्टेट्स को शामिल किया गया जो आजादी से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में चीफ कमिश्नर प्रोविंस हुआ करते थे। उनके नाम है अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूचबिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि त्रिपुरा पार्ट सी का पार्ट हुआ करता था। और इसके बाद एनिमेशन के थ्रू ही मैंने ये सब भी कवर किया था कि 1956 के रीऑर्गेनाइजेशन में त्रिपुरा को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और बाद में कब वो एक फुल फ्लेज स्टेट बना। तो स्टेटमेंट 3 तो डेफिनेटली करेक्ट है ही। और अगर बात करें स्टेटमेंट 1 की तो ये इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड स्टेटमेंट है ही नहीं, तो ये हमारे कोर्स में नहीं है। और ना ही स्टेटमेंट 2 हमारे कोर्स में कवर्ड है। बट ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है सी, ऑल द 3। और क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ एक ही स्टेटमेंट पॉलिटी कोर्स के बेस पर आइडेंटिफाई कर पाए, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोगों ने मार्क किया है येलो से। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग बुक्सतावा के इंडियन पॉलिटी कोर्स के अंदर प्रेसिडेंट वाले फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर से रिलेटेड जो वीडियो है इसको ओपन करेंगे। ऑर्डिनेंस के थ्रू ये किसी एक नए लॉ को बना सकते हैं, एग्जिस्टिंग लॉ को अमेंड कर सकते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक ऑर्डिनेंस एग्जिस्टिंग लॉ को अमेंड कर सकता है और एक नया लॉ बना सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता। तो इस एक्सप्लेनेशन के बेस पर हम लोग कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। अब थर्ड स्टेटमेंट में पूछा जा रहा है कि क्या किसी ऑर्डिनेंस को बैक डेट से लागू किया जा सकता है। तो इसके लिए वापस से हम लोग सेम वीडियो को थोड़ा स्क्रॉल करके देखेंगे। और हाँ, जिस तरह एक पार्लियामेंट्री एक्ट एक बैक डेट से लागू किया जा सकता है, उसी तरह एक ऑर्डिनेंस भी बैक डेट से लागू किया जा सकता है। तो यहाँ से ये बात भी क्लियर हो गई कि एक ऑर्डिनेंस को बैक डेट से लागू किया जा सकता है, यानी थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है सी, 1 and 3 ओनली। और इस क्वेश्चन को हम लोग मार्क करेंगे ग्रीन, क्योंकि इस क्वेश्चन को बुक्सतावा के इंडियन पॉलिटी कोर्स के बेस पर पूरी तरह से आंसर किया जा सकता था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन एक छोटा सा पोर्शन है जो बुक्सतावा कोर्स में मिस हो गया, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोगों ने रेड मार्क कर दिया है। वैसे यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है डी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है जो इस साल इंडियन पॉलिटी में इस साल के प्रीलिम्स पेपर में पूछा गया है वो है ये। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल ही बाउंसर क्वेश्चन है और बुक्सतावा कोर्स में भी ये कवर्ड नहीं था। यहाँ पर स्टेटमेंट 2 करेक्ट है और स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट। और इस क्वेश्चन का आंसर है डी, स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। तो ये तो बात हो गई इंडियन पॉलिटी कोर्स की। हेलो फ्रेंड्स, कल यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके हिस्ट्री सेक्शन को हम लोग यहाँ पर एनालाइज करेंगे और शुरुआत करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से।
लेकिन इससे पहले कि हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखें, सबसे पहले बुक्स ताबा की एंशियंट हिस्ट्री प्लेलिस्ट को ओपन कर लेते हैं। बुक्स ताबा की एंशियंट हिस्ट्री प्लेलिस्ट में इन टोटल 80 वीडियोज़ हैं और हम लोग सभी एंशियंट हिस्ट्री क्वेश्चंस को इन्हीं वीडियोज़ की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब एंशियंट हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कल के पेपर में आया है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से रूलर ने मतविलास, विचित्रचित्त और गुणभार के टाइटल्स लिए थे। तो इसके लिए हम लोग पल्लवास और चालुक्यास वाली वीडियो को ओपन करेंगे और स्क्रॉल करेंगे उस रेलेवेंट पोर्शन तक जहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल सकता है। इनके बाद जो नेक्स्ट पल्लवा रूलर थे वो थे महेंद्र वर्मन फर्स्ट, जो कि एक मल्टी टैलेंटेड रूलर थे। ये एक आर्टिस्ट थे जिसकी वजह से इन्होंने टाइटल लिया था चित्रकार पुलिका। ये एक राइटर भी थे, इन्होंने एक संस्कृत प्ले लिखा था जिसका नाम था मतविलास प्रहासना। तो यहाँ पर बात हो गई मतविलास प्रहासना की, जिसकी वजह से इन्होंने मतविलास का टाइटल लिया था। चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं। और साथ ही साथ ये एक एक्सपर्ट म्यूजिशियन भी थे। इन्होंने एक म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन भी इंस्क्राइब कराई थी जिसका नाम है कुदु मैन मलाई इंस्क्रिप्शन। ये एक म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन थी जिसमें 7 क्लासिकल रागास के म्यूजिकल नोट्स दिए गए थे। इस म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन में रुद्राचार्य के बारे में भी बताया गया है और कहा गया है कि ये ग्रेट म्यूजिशियन थे। इसके अलावा महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने एक और टाइटल भी दिया था और वो था चिट्टाकारी का। इसका मतलब होता है ग्रेट बिल्डर ऑफ टेंपल। एक्चुअली इन्होंने अपने समय में बहुत सारी जगहों पर रॉक कट केव टेंपल्स बनवाए थे। इनमें से कुछ जगह है तिरुचिरापल्ली, पल्लवरम, महेंद्रवाड़ी, वल्लम और मांडगापट्टू। यहाँ पर ये जो मांडगापट्टू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मांडगापट्टू में एक इंस्क्रिप्शन ऐसी भी है जहाँ पर ये कहा गया है कि महेंद्र वर्मन फर्स्ट एक विचित्र चित्र है जिन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शिव के ऐसे टेंपल्स बनवाए हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये भी देख लिया कि इन्होंने विचित्रचित्त का भी टाइटल लिया था। तो बेस्ड ऑन दिस वीडियो वी कैन इजीली से कि वो रूलर जिन्होंने मतविलास और विचित्रचित्त का टाइटल लिया था वो थे महेंद्र वर्मन फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चाइनीज़ पिलग्रिम फाहियान ने इनमें से कौन से रूलर के रूल के दौरान इंडिया में विजिट किया था। तो ये चेक करने के लिए हम लोग प्लेलिस्ट में फाहियान वाली वीडियो को ओपन करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, ये है फ्लाइंग बीस्ट और ये बहुत ही पॉपुलर ब्लॉगर है। बट आज से 1600 सालों पहले भी एक और पॉपुलर ब्लॉगर हुआ करता था, उनका नाम था फाहियान। ये बुद्धिस्ट चाइनीज ने अपनी जर्नी चाइना से 399 एडी में शिफ्ट साल ये उस एरिया में रह रहे थे जहां पर गुप्ता एम्पायर का रूल था और ये वो समय था जब चंद्रगुप्त सेकंड का रूल हुआ करता था। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई है कि फाहियान चंद्रगुप्त 2 के समय में इंडिया में आए थे और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा चंद्रगुप्त 2। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, जहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से किस रूलर ने श्री विजय किंगडम के अगेंस्ट एक सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किया था। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन भी दी गई है कि श्री विजय किंगडम अपने आप में एक पावरफुल मैरीटाइम स्टेट था जो कि उस समय मलाय पेनिनसुला, सुमात्रा और जावा आइलैंड्स के ऊपर रूल करता था। इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें हमारी प्लेलिस्ट में इंपीरियल चोलास वाली वीडियो को देखना होगा। आज की वीडियो में हम लोग इंपीरियल चोलास के बारे में पढ़ेंगे जिनकी शुरुआत 955 एडी में हुई और जिन्होंने ना सिर्फ राजेंद्र फर्स्ट ने सबसे पहले तो श्रीलंकन किंग महिंदा के ऊपर अटैक किया, न सिर्फ नॉर्थ श्रीलंका बल्कि पूरे के पूरे श्रीलंका को चोला एम्पायर का पार्ट बना लिया। ये थी राजेंद्र फर्स्ट की पहली अचीवमेंट। तो आप यहाँ पर मलेशिया की लोकेशन को भी देख सकते हैं और मलेशिया के टिप पर आप सिंगापुर की लोकेशन को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को भी देख सकते हैं। ये जो पूरा रीजन है ये राजेंद्र फर्स्ट के टाइम पर श्री विजय एम्पायर के नाम से जाना जाता था। चोला एम्पायर को चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से पास होना होता था और यहाँ से पास होते समय इन्हें श्री विजय एम्पायर को टोल देना होता था। राजेंद्र फर्स्ट ने श्री विजय एम्पायर के ऊपर अटैक किया और उन्हें चोला एम्पायर का फ्यूडेटरी बना दिया। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि वो रूलर जिसने श्री विजय एम्पायर के ऊपर सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किया था वो रूलर थे राजेंद्र फर्स्ट और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है अशोकन इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड। यहाँ पर पूछा गया है कि अशोका ने अपनी इंस्क्रिप्शंस में प्रादेशिका, राजुका और युक्ता को कौन से लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बताया है। इसका आंसर जानने के लिए हम लोग अपनी प्लेलिस्ट में अशोकाज रॉक एडिक्ट वाली वीडियो को देखेंगे। अशोका की पॉलिसी ऑफ धम्मा को पढ़ा और हमने देखा कि अशोका ने अपनी पॉलिसी ऑफ धम्मा को प्रोपोगेट करने के लिए उसे पत्थरों पर लिखवाया था। नेक्स्ट है रॉक एडिक्ट 4। यहाँ पर अशोका कि युक्तास यानी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, प्रादेशिकास यानी डिस्ट्रिक्ट हेड्स और राजुकास यानी रूरल ऑफिसर्स, इन सभी ऑफिसर्स को मौर्य एम्पायर के सभी एरियाज में हर 5 साल में जाना चाहिए और अशोका की धम्मा की पॉलिसीज को रिस्पेक्ट करते रहना चाहिए। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रादेशिका जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेड है, युक्ता उसके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं और राजू का उसके नीचे वाला लेवल है। तो इसके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि ये ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन को बिलोंग करते थे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोहनजोदारो में जो डांसिंग गर्ल फिगरीन मिली थी वो किस चीज़ की बनी हुई थी। तो इसके लिए प्लेलिस्ट में हम लोगों को मोहनजोदारो वाली वीडियो देखनी होगी। हेलो फ्रेंड्स, एक एलिफेंट है, ये पशुपति सील मोहनजोदारो में मिली है। फेमस है डांसिंग गर्ल। ये ब्रॉन्ज में कार्व की गई है और ये ज्यादा बड़ी नहीं है, बस 10.8 सेंटीमीटर की है, यानी आपके हाथ की हथेली से भी छोटी है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज मेटल से बनी हुई थी और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है सी, ब्रॉन्ज। चलिए अब देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर 4 महाजनपद साइट्स के नाम दिए गए हैं और उनके सामने रिवर्स के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि ये लोकेशन के साथ करेक्टली मैच्ड हैं कि नहीं। तो इसके लिए हम लोगों को स्क्रॉल करना होगा एंशिएंट हिस्ट्री प्लेलिस्ट में और ओपन करनी होगी महाजनपद वाली वीडियो। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितनी भी लोकेशन पूछी गई हैं जैसे कि असमक, कंबोज, अवंती और कोसल, ये चारों लोकेशंस हम लोगों ने मैप पर दिखाई हैं, लेकिन रिवर्स के बारे में हम लोगों ने कुछ भी मेंशन नहीं किया था।
तो ऐसे में बेस्ड ऑन द लोकेशन अगर आप इन्हें रिवर्स के साथ मैच कर सकते थे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इस क्वेश्चन को करने में थोड़ी डिफिकल्टी डेफिनेटली आ सकती थी। वैसे यहाँ पे अस्मक और कोसल करेक्टली मैच हैं और काम्बोज और अवंती करेक्टली मैच नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ओनली 2। अब आ जाते हैं एंशंट हिस्ट्री के लास्ट क्वेश्चन पर, जहाँ पर पूछा गया है कि अरघट्टा जो कि एक इरिगेशन डिवाइस है वो इनमें से किसको कहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अरघट्टा कुछ इस तरह का दिखता है जहाँ पे एक बड़े से व्हील के अराउंड बहुत सारे पॉट्स लगे होते हैं और आप इस व्हील को घुमाकर किसी भी वाटर सोर्स से लगातार पानी खींचते रह सकते हो। इसे पर्शियन व्हील भी कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है बी। तो वैसे तो ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स में ये पहले भी पूछा जा चुका है। तो PYQs करते हुए इस क्वेश्चन को आपने ज़रूर पहले किया होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने किसी भी वीडियो में ये चीज़ कवर नहीं की थी। एक्चुअली मैं इस टॉपिक को अरघट्टा करके ही कवर नहीं करना चाहता था। मैं एक्चुअली प्लान कर रहा था कि एक ऐसी वीडियो लेकर आऊँ जिसके अंदर एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री की पूरी साइंस एंड टेक के इवोल्यूशन को कवर कर लिया जाए। लेकिन इस समय मेरा फोकस थोड़ा सा इकोनॉमी की तरफ था, क्योंकि वो एक ऑनगोइंग कोर्स है बुक्सतवा ऐप के ऊपर। तो इसीलिए इस वीडियो को मैं अभी तक नहीं बना पाया था और इसके लिए डेफिनेटली पूरी तरह से आप मुझे ब्लेम कर सकते हो। इसके अलावा एक चीज़ और, इसके बाद अगर हम लोग बात करें मेडिवल हिस्ट्री की, तो इस साल मेडिवल हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगले साल नहीं पूछा जाएगा। इसीलिए अगर आप मेडिवल हिस्ट्री को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो बुक्सतवा ऐप के ऊपर इंडियन हिस्ट्री कोर्स को ले सकते हैं, जहाँ पर हम लोगों ने मेडिवल हिस्ट्री की स्टैंडर्ड बुक सतीश चंद्रा को पूरी तरह से कवर किया है एंड टू एंड इन 150 एनिमेटेड वीडियोज़ के साथ। चलिए बात करते हैं इस साल के मॉडर्न हिस्ट्री की क्वेश्चंस की। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखने से पहले सबसे पहले बुक्सतवा की मॉडर्न हिस्ट्री प्लेलिस्ट को ओपन कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन जो इस साल मॉडर्न हिस्ट्री में पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के फाउंडर कौन थे। तो इसका आंसर जानने के लिए हम लोग बुक्सतवा प्लेलिस्ट में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट वाली वीडियो को ओपन करेंगे। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को शुरू किया था ईवी रामास्वामी नायकर ने। तो हम देख सकते हैं कि इस वीडियो की शुरुआत में ही ये बात क्लियर हो गई कि सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत ईवी रामास्वामी नायकर ने की थी, यानी इस मूवमेंट के फाउंडर ईवी रामास्वामी नायकर ही हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। इनफैक्ट अगर आप इस वीडियो को थोड़ा आगे तक देखोगे तो मैंने वहाँ पर यह भी एक्सप्लेन किया है कि ईवी रामास्वामी नायकर को पेरियार भी कहा जाता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गांधी जी जो अनटचेबिलिटी को अपोज करते थे, उन्होंने ऑप्शंस में दिए गए कौन से इवेंट के बाद ये डिसाइड किया कि वो अपने पॉलिटिकल और सोशल प्रोग्राम में हरिजन्स के अपलिफ्टमेंट की बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम लोग बुक्सतवा प्लेलिस्ट के अंदर पूना पैक्ट की पार्ट 2 वीडियो को देखेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया। गांधी जी ने तो पूना पैक्ट के बाद एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लिया और येरवाड़ा जेल से ही 1932 में ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग लॉन्च की, जिसका उद्देश्य था देश से अनटचेबिलिटी को हटाना। तो आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में हम लोगों ने इस बात को एक्सप्लेन किया कि पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लिया था और अपना पूरा फोकस इंडिया में अनटचेबिलिटी को इरेडिकेट करने पर लगा दिया था, यानी हरिजन्स के अपलिफ्टमेंट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ पूना पैक्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो चलिए बुक्सतवा प्लेलिस्ट में राजा राम मोहन रॉय की वीडियो को देखते हैं। 1801 से 1901 तक का जो समय था, ये वो समय था जब इंडियन सोसाइटी पूरी तरह से स्टैग्नेंट और डिकेडेंट हो रही थी और इसके लिए इन्होंने डिसाइड किया कि वेस्टर्न मॉडर्निटी और ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी दोनों के तालमेल से अपने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो हम ये देख सकते हैं कि राजा राम मोहन रॉय ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी और वेस्टर्न मॉडर्निटी दोनों को सिंथेसाइज करने की कोशिश कर रहे थे, यानी वो दोनों को इक्वली रेस्पेक्ट करते थे। इसके अलावा मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि इन्होंने वेदों और 5 उपनिषदों को ट्रांसलेट भी किया था और साथ ही साथ मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि ये कितने ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे थे इन वेदों और 5 उपनिषदों की बातों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो अब बंगाली में रिलीजियस स्क्रिप्चर्स ट्रांसलेट कर दिए गए थे, बट अभी भी सभी लोगों तक ये बात पहुंच नहीं पा रही थी क्योंकि ज्यादातर लोग अनपढ़ थे, किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो पर्शियन या बंगाली, उनके लिए तो काला अक्षर बहुत बराबर था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने 1814 में कलकत्ता में आत्मीय सभा सेटअप की। आत्मीय सभा मतलब सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स। तो इसके बेस पर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ही पोजेस्ड ग्रेट लव एंड रेस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशनल फिलोसफिकल सिस्टम्स ऑफ द ईस्ट। तो पहली स्टेटमेंट डेफिनेटली करेक्ट है। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट के लिए और देशवासियों की इंटेलेक्चुअल कंडीशन को इंप्रूव करना। तो यहाँ पर देशवासियों की इंटेलेक्चुअल कंडीशन को इंप्रूव करने की बात हो गई, सोशल प्रेजुडिस और सुपरस्टिशंस को रेडिकेट करने की बात हो गई, आइडल वर्शिप को अपोज किया जाएगा, कास्ट रिजिडिटीज, मीनिंगलेस रिचुअल्स और जो दूसरे सोशल इवेंट्स अब हिंदू रिलीजन के पार्ट बन चुके थे उन्हें खत्म किया जाएगा। इन्होंने लोगों को बताया कि भाई हमारे जो वेद है वो रेशनल आइडियाज पर बेस्ड है और आप भी चीजों को क्वेश्चन करना सीखो। अगर किसी स्क्रिप्चर या रिलीजियस टेक्स्ट में कोई ऐसी बात लिखी है जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और आपकी समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको भी मत मानो। तो यहाँ पर ये बात भी क्लियर है कि ये रेशनल थिंकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे थे। तो इस एक्सप्लेनेशन के बेस पर हम लोग सेकंड स्टेटमेंट को भी करेक्ट मानेंगे। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का आंसर हुआ बोथ,
1 एंड 2। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, जो नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम से रिलेटेड है। इसके लिए हम लोग बुक्स दावा प्लेलिस्ट के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाली वीडियो पर हेलो जाएंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अब बात आती है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में करना क्या था। पहली चीज तो ये कि गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, लॉ कोर्ट्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बॉयकॉट करना था, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना था और उसकी जगह खादी कपड़े यूज करने थे। इसके अलावा अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी अवार्ड या टाइटल्स दे रखे हैं तो उसको वापस करना है, यानी अवार्ड वापसी। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि लॉ कोर्ट्स एंड फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट करना था, यानी पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन साथ ही साथ अवार्ड वापसी की भी बात हुई थी, जबकि यहाँ पर जो थर्ड स्टेटमेंट है वो है रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स की। तो ये स्टेटमेंट डेफिनेटली इनकरेक्ट है। इसके बाद अगर हम लोग इसी वीडियो को थोड़ा और स्क्रॉल करके देखें तो हम लोग देखेंगे कि गांधी जी स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस की बात कर रहे हैं। अब बात पहुंची गांधी जी तक। हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे, मगर हिंसा से नहीं, अहिंसा से। गांधी जी को तो वायलेंस पहले से पसंद नहीं है। खबर सुनते ही उनका तो खून खोल गया। उन्होंने कहा यार मैं यहाँ पे अहिंसा 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 बोल रहा हूँ, तो मैं सिर्फ हिंसा 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 ही सुन रहा हूँ। उन्होंने कहा कि यार ऐसा नहीं चल पाएगा। तो इस हिसाब से ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट हो गई। और अगर बात की जाए फोर्थ स्टेटमेंट की, तो इसके लिए छोड़ दिए थे। वो तो इन सब मामलों में पहले ही आगे रहते थे। जहां मूवमेंट शुरू हुआ नहीं, इन्होंने स्कूल छोड़े। इसीलिए नेशनल लीडर्स ने कहा क्या इनकी पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं है तो क्या हम लोग नेशनल कॉलेजेस खोल सकते हैं? तो काफी सारे नेशनल लीडर्स ने नेशनल कॉलेजेस और विद्यापीठ खोल दिए। इसके अलावा बड़े बड़े दिग्गज लॉयर्स ने अपनी लॉ प्रैक्टिस छोड़ दी थी। इस समय में जो मेन कॉलेजेस खोले गए थे वो थे गुजरात विद्यापीठ। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बात तो बोली गई है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को बॉयकॉट किया गया था और उसकी जगह पे नेशनल स्कूल्स और विद्यालयों को ओपन कर लिया गया। लेकिन ये चीज़ इस वीडियो में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि लॉ कोर्ट्स को बॉयकॉट करने के बाद क्या पंचायत को यूज़ किया गया था या उसका क्या अल्टरनेटिव था। वैसे भी देखा जाए तो हमारे देश में पंचायत एंशिएंट टाइम से एग्जिस्ट करती हैं, तो ऐसा नहीं है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से पंचायत को इस्टेब्लिश किया गया था। हाँ, ये ज़रूर है कि उस समय डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए पंचायत का ज़्यादा इस्तेमाल करा जाने लगा था। तो ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन फिर भी मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए इस स्टेटमेंट को इस समय करेक्ट ही मानूंगा। और इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ओनली 3। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड है, तो इसके लिए वापस से हम लोग सेम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाली वीडियो को ही रेफर करेंगे। अभी भी सेल्फ गवर्नमेंट ही है, बट इसे अचीव करने के तरीके को चेंज कर दिया गया। तो अब जो है गोल स्टेटमेंट है टू अटेन सेल्फ गवर्नमेंट वाया एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मींस ऑफ मास स्ट्रगल। तो यहाँ पर ये कहना ठीक होगा कि गांधी जी के आने के बाद कांग्रेस के कैरेक्टर में ये एक बड़ा चेंज आया, क्योंकि अब आजादी पाने के लिए कांग्रेस सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में नहीं सोच रही है, बल्कि अब वो मासेस को इन्फ्लुएंस करके बड़े मूवमेंट के थ्रू आजादी पाना चाहती है। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि कांग्रेस की गोल स्टेटमेंट अभी भी सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्वराज को अटेन करने की ही है, बट थ्रू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, यानी अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिटिमेट मींस का ही इस्तेमाल किया जाने वाला है। लेकिन साथ ही साथ मासेस को भी अवेकन किया जा रहा है ताकि उसके थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके। तो इसके बेस पर क्लियरली ये बात कही जा सकती है कि ये जो पहली स्टेटमेंट है, द कांग्रेस डिक्लेयर्ड द अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स टू बी इट्स ऑब्जेक्टिव, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और अब सेकेंड स्टेटमेंट के लिए वापस से इसी वीडियो का एक दूसरा पोर्शन देखते हैं। यार आप तो जेल में नहीं हो ना, आप बाहर हो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अच्छा चल रहा है और आप सिविल डिसोबीडियंस शुरू कर देना चाहिए। गांधी जी पर इतना ज्यादा प्रेशर बना दिया कि यार गांधी जी आप जो है गियर बदलो, यार अगला गियर डालो। आप मरते क्या नहीं करते, गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 में बारडोली से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। अब ऐलान करे सिर्फ 4 ही दिन हुए थे कि 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट की खबर आ गई, जहां लोगों की भीड़ ने 22 पुलिसमैन को जिंदा जला दिया था। तो हम लोगों ने देखा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान ही नेक्स्ट स्टेज के रूप में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करना था, और गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को डिक्लेयर भी कर दिया था। लेकिन डिक्लेरेशन के 4 दिन के बाद ही चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया, जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करना पड़ा। तो इसीलिए हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ बोथ 1 एंड 2। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर पूछा जा रहा है कि चौरी चौरा इंसिडेंट में जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था उनको इनमें से किसने लीगल डिफेंस प्रोवाइड की थी। तो इसके लिए वापस से हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाली ही वीडियो को देखेंगे। और जिन दिग्गजों ने अपनी लॉ प्रैक्टिस छोड़ी थी उनके नाम थे जवाहरलाल नेहरू, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर हम लोग साफ तौर पर देख सकते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान सीआर दास ने लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी थी। तो ये बात तो क्लियर है कि इस क्वेश्चन का आंसर सीआर दास नहीं हो सकता, बट एग्जैक्टली किसने चौरी चौरा में अरेस्टेड लोगों को लीगल डिफेंस प्रोवाइड की थी, ये चीज़ हम लोगों ने अपनी वीडियो में कवर नहीं की थी। वैसे इसका आंसर है मदन मोहन मालवीय। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर पूछा जा रहा है कि सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन, ये स्टेटमेंट गांधी जी ने किस समय दी थी। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग प्लेलिस्ट के अंदर चंपारण सत्याग्रह वाली वीडियो देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल तो पुलिस कमिश्नर ने गांधी जी को चंपारण में अनरेस्ट क्रिएट करने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया। अप्रैल 18, 1917 ये वो दिन था जिस दिन गांधी जी को मोतिहारी कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। अराउंड 2000 लोकल विलेजर्स उनके साथ थे। पूरा कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। कोर्ट रूम के बाहर तक लोगों का हजूम लगा हुआ था। और मजिस्ट्रेट ने जब गांधी जी से पूछा कि आप अपनी डिफेंस में कुछ कहना चाहते हो, तो गांधी जी का जवाब सुनकर मजिस्ट्रेट तो हिल गया। गांधी जी ने बहुत ही हम्बल वे में खुद को दोषी माना। आप यहाँ पर गांधी जी की मोतिहारी कोर्ट में दी गई स्टेटमेंट को यहाँ पर देख सकते हो। आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस स्टेटमेंट में गांधी जी ने अपने आप को एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन बताया है।
तो ऑब्वियस सी बात है कि इस समय उन्होंने सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन यानी राजद्रोह मेरा धर्म है ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए यानी चंपारण सत्याग्रह नहीं हो सकता। इसके बाद हम लोग प्लेलिस्ट में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की वीडियो देखेंगे। वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फेलियर के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि कांग्रेस को इन्वॉल्व किए बिना कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पर किसी भी तरह का कोई भी डिस्कशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी के साथ गांधी इरविन पैक्ट साइन किया। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए हो रही हैं। और इसी वीडियो को अगर आप थोड़ा और आगे तक देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ गांधी जी रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो एक ऐसे डिस्कशन में जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात हो रही है वहाँ जाने से पहले गांधी जी ऐसा क्यों बोलेंगे कि राजद्रोह मेरा धर्म बन गया है। तो ये बात भी तय हो गई कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी नहीं है। और क्योंकि ये जो ऑप्शन डी है ये क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में है तो इसके लिए हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट वाली वीडियो देखेंगे। मैदान के नाम से जानते हैं, यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। मैदान क्या करेगा? अरे भाई बात क्या है? इसी मीटिंग में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया और नारा दिया डू और डाई, करो या मरो। तो यहाँ पर तो गांधी जी ने फेमसली डू और डाई का स्लोगन दिया था। तो सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन ये स्लोगन क्विट इंडिया मूवमेंट से ज़्यादा दांडी मार्च के बाद सॉल्ट लॉ के वायलेशन पर ज़्यादा सूट करता है। क्योंकि अगर एक लॉ को ब्रेक करते हुए एक इंसान बोले कि राजद्रोह मेरा धर्म बन गया है तो ये सूट करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी ही होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हमारी वीडियोस में दी गई इन्फॉर्मेशन के बेस पर इस क्वेश्चन को किया जा सकता था बट थोड़ा एनालिसिस की ज़रूरत थी। चलिए बात करते हैं इस साल प्रीलिम्स में पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री के लास्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर पूछा गया है कि पोर्चुगीज़ ने 16th और 17th सेंचुरीज़ में पपाया, पाइनएप्पल और गुआवा इनमें से कौन से फ्रूट्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। इसके लिए हम लोग देखेंगे पोर्चुगीज़ इन इंडिया वाली वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि 1498 में और काफी सारे इरिगेशन वर्क्स भी किए। इसके अलावा कई सारी न्यू क्रॉप्स जैसे कि टोबैको, कैश्यू नट और कोकोनट की नई वैरायटी को भी उन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसके बारे में तो बात की है कि पोर्चुगीज़ ने कुछ न्यू क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया था और एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने टोबैको, कैश्यू नट्स और बेटर प्लांटेशन वैरायटी ऑफ कोकोनट की बात की थी। और अगर हम लोग स्पेक्ट्रम को देखें तो वहाँ पर भी आपको सेम डिटेल्स देखने को मिलती हैं। ये डिटेल्स ना तो बुक्सटावा में कवर्ड थी और ना ही स्पेक्ट्रम में, बट इसका आंसर है सी यानी ऑल द थ्री। और इस पूरे डिस्कशन के बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि इस साल मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर इन टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे गए जिनमें से 5 क्वेश्चंस डायरेक्टली बुक्सटावा की मॉडर्न हिस्ट्री प्लेलिस्ट में से आए। 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जहाँ पर आप बुक्सटावा की प्लेलिस्ट के बेस पर कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाए और एक क्वेश्चन बिल्कुल ही बाहर से आया। हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि इस साल के यूपीएससी प्रीलिम्स में बुक्सटावा की इंडियन हिस्ट्री की प्लेलिस्ट से इन टोटल 10 क्वेश्चंस डायरेक्टली हिट हुए हैं और बुक्सटावा ऐप के ऊपर अवेलेबल इंडियन पॉलिटी कोर्स से भी 10 क्वेश्चंस डायरेक्टली हिट हुए हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बुक्सटावा के इंडियन इकोनॉमी कोर्स की जो कि बुक्सटावा ऐप के ऊपर अवेलेबल है, ये कोर्स एक ऑनगोइंग कोर्स है और 70% कंप्लीट है। लेकिन इसके बावजूद भी इस कोर्स से 6 क्वेश्चंस इस साल के यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्टली सॉल्व हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस साल यूपीएससी प्रीलिम्स में 26 क्वेश्चंस यानी 52 मार्क्स सिर्फ बुक्सटावा की एनिमेटेड वीडियोस को देखकर स्कोर किए जा सकते थे। और मैंने यहाँ पर उन क्वेश्चंस को तो कंसीडर किया ही नहीं है जहाँ पर आप बुक्सटावा कंटेंट के बेस पर 1 या 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते थे। तो इंडियन हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी के प्रूफ वीडियोस तो हम लोग पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन इकोनॉमी के उन 6 क्वेश्चंस की बात करेंगे जो बुक्सटावा के इंडियन इकोनॉमी कोर्स के बेस पर सॉल्व किए जा सकते थे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट ये है कि क्या कैपिटल रिसिप्ट्स लायबिलिटी क्रिएट करती हैं और गवर्नमेंट के एसेट्स को रिड्यूस करती हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग बुक्सटावा ऐप के इंडियन इकोनॉमी कोर्स के अंदर बजट एंड फिस्कल पॉलिसी वाले फोल्डर को ओपन करेंगे। इस फोल्डर के अंदर इन टोटल 15 वीडियोज़ हैं, लेकिन हम लोग पहली वीडियो को ही देखेंगे जो कि पब्लिक फाइनेंस, बजट और फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कैपिटल रिसिप्ट की, तो ये सरकार की ऐसी इनकम या अर्निंग है जिसकी वजह से सरकार की फाइनेंशियल लायबिलिटी इंक्रीज होती है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बात को क्लियरली कहा गया है कि कैपिटल रिसिप्ट की वजह से सरकार की फाइनेंशियल लायबिलिटी इंक्रीज होती है। तो इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है जहाँ पे पूछा जा रहा है कि बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट भी क्या कैपिटल रिसिप्ट्स के पार्ट हैं, तो इसके बारे में हम लोगों ने इसी वीडियो में ना सिर्फ ये बताया है कि बोरोइंग्स कैपिटल रिसिप्ट्स की पार्ट है, बल्कि साथ ही साथ ये भी एक्सप्लेन किया है कि गवर्नमेंट की बोरोइंग्स कैपिटल रिसिप्ट्स क्यों मानी जाती हैं।
चलिए अब देखते हैं कि अगर सरकार पैसा बोरो करती है तो ये कैपिटल रिसिप्ट कैसे हुआ। तो ये चीज तो हम समझ पा रहे होंगे कि सरकार अगर लोन लेती है तो ये सरकार की लायबिलिटी होती है, क्योंकि सरकार को ये लोन रीपे करना होगा, यानी सरकार को प्रिंसिपल पेमेंट भी वापस करनी होगी और साथ में इंटरेस्ट भी देना होगा। तो इस एक्सप्लेनेशन के बेस पर ये बात क्लियर है कि स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। अब इसके बाद ये जो थर्ड स्टेटमेंट है जहाँ पर ये कहा गया है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स ये भी गवर्नमेंट की लायबिलिटी को इंक्रीज करता है। इसे समझने के लिए हम लोग उसी सेम वीडियो के आगे के पोर्शन को देखेंगे। और अगर बात की जाए नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट की, तो सरकार की हर एक इनकम या अर्निंग जिससे सरकार की फाइनेंशियल लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होती है, लेकिन ये पैसा सरकार डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स से भी नहीं कमाती है, ऐसी हर एक इनकम को सरकार की नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाता है। इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल्स है सरकारी कंपनीज। तो सरकारी कंपनीज जैसे BHEL, बेल, इन कंपनीज से जो भी प्रॉफिट होता है या डिविडेंड होता है वो सरकार की नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट होता है। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि सरकार द्वारा दिए गए लोन के ऊपर जो सरकार को इंटरेस्ट पेमेंट मिलती है वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट माना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि सरकार जो भी लोन्स देती है उसके ऊपर सरकार को जो भी इंटरेस्ट पेमेंट मिलता है उसे नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट माना जाता है। और हम लोगों ने क्लियरली यहाँ पर ये बात भी बोली कि नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट से सरकार की लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होती है। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि स्टेटमेंट 3 रॉन्ग है। इसका मतलब ये कि ऑप्शन B, C और D तीनों रॉन्ग है। सही आंसर हुआ A, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। और क्योंकि हम लोग इस क्वेश्चन को पूरी तरह से बुक्सतवा कोर्स के बेस पर सोल्व कर पाए, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को मार्क करेंगे ग्रीन। चलिए अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो इसके लिए हम लोग इंडियन इकोनॉमी कोर्स के अंदर ये जो 11th नंबर का फोल्डर है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर जाएंगे। इसके अंदर इन टोटल 11 वीडियोज़ हैं। हम लोग ओपन करेंगे इसकी 4th वीडियो को जो कि वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है। तो सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप के ज्यादातर देशों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और इन देशों की इकोनॉमी को वापस से पटरी पर लाने के लिए उनकी मदद के लिए IBRD को बनाया गया था। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप को रीबिल्ड करने के लिए ही IBRD को इस्टेब्लिश किया गया था, यानी स्टेटमेंट 3 जो है वो करेक्ट है। चलिए अब इसी वीडियो को थोड़ा और आगे देखते हैं। और ये एक बहुत ही सक्सेसफुल स्टेप साबित हुआ, क्योंकि कुछ ही सालों में यूरोप के ज्यादातर देश इकोनॉमिकली स्टेबल होने शुरू हो गए। ऐसे में ये डिसाइड किया गया कि IBRD का जो स्कोप है उसको बढ़ा देना चाहिए। और IBRD का जो अब स्कोप रखा गया है वो ये कि अब IBRD मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज को सपोर्ट करेगी। तो बेसिकली किसी भी मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री की सरकार IBRD से ह्यूमन डेवलपमेंट या फिर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन ले सकती है। तो यहाँ से ये बात भी क्लियर हो गई कि ये मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज़ को लोन देती है, यानी स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है। बट अगर हम लोग स्टेटमेंट 2 को देखें तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए ये सिंगल हैंडेडली वर्क करती है। तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि अगर हम इसी वीडियो को और थोड़ा आगे देखें तो हम लोग देखेंगे कि और कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए वर्क कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल IFC। यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि किसी भी डेवलपिंग कंट्री के अंदर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन देकर IFC किस तरह फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। तो देखो ये बात तो इसका मतलब ये कि सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ C, 1 and 3 ओनली। और क्योंकि इस क्वेश्चन को भी हम लोग बुक्सतवा कोर्स की हेल्प से पूरी तरह से सॉल्व कर पाए, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग ग्रीन मार्क करेंगे। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है राष्ट्रीय गोकुल मिशन से रिलेटेड। तो इसके लिए हम लोग इंडियन इकोनॉमी कोर्स के अंदर एग्रीकल्चर फोल्डर के अंदर जाएंगे और एग्रीकल्चर फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है अलाइड सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर, हमें उसके अंदर जाना होगा। इसके अंदर इन टोटल 6 वीडियोज़ हैं, लेकिन हम लोग ओपन करेंगे सेकेंड वीडियो को जो एनिमल रियरिंग एंड डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड है। हमारे देश में एनिमल हस्बेंड्री या कहें कि एनिमल रियरिंग से रिलेटेड टोटल 8 कैटेगरीज बनाई गई है। पहली कैटेगरी है कैटल्स की, जिसमें काउज और बुल्स को रखा गया है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर ये समझा कि कैटल्स मतलब काउज एंड बुल्स। दूसरी कैटेगरी है बफेलो यानी भैंस की। थर्ड कैटेगरी है याक्स की। फोर्थ कैटेगरी है मिथुन, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा बाकी कैटेगरीज है शीप, गोट्स, पिग्स और इन सब के अलावा बाकी जितने भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उन सबको अदर एनिमल्स की कैटेगरी में रखा गया है, जैसे कैमल्स, हॉर्सेस, डोंकी और म्यूल्स। अब इसके अलावा आप यहाँ पर इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए कि ये जो 4 कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स हैं यानी काउज एंड बुल्स, बफेलोज, याक्स और मिथुन, ये चारों कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स बेसिकली बोविन स्पीसीज हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि बोवीन स्पीसीज किसको कहते हैं। और हमारे देश में दोनों ही तरह की बोविन स्पीसीज पाई जाती है, इंडिजिनियस भी और नॉन इंडिजिनियस भी। और हमारे देश की इंडिजिनियस बोविन ब्रीड्स को कंजर्व और इंप्रूव करने के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय गोकुल मिशन यानी RGM को चला रही है। और इस मिशन के अंदर एक इनिशिएटिव को चलाया जा रहा है जिसका नाम है मैत्री इनिशिएटिव यानी मल्टीपर्पज AI टेक्नीशियंस इन रूरल इंडिया। बेसिकली मैत्री इनिशिएटिव के अंदर गांव के जो युवा हैं उनको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए ट्रेन किया जाता है ताकि फार्मर्स को उनकी इंडिजिनियस बोविन स्पीसीज की ब्रीड इंप्रूवमेंट के लिए डोर स्टेप सर्विस दे सके। ये जो मैत्री इनिशिएटिव है ये इंडिया के लाइवस्टॉक सेक्टर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि इसकी वजह से एक तो ब्रीड इंप्रूवमेंट हो रहा है, दूसरा रूरल एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है और साथ ही साथ डेयरी इकोनॉमी भी बूस्ट हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन इंडिजीनियस बोविन स्पीसीज की ब्रीड इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस कर रहा है, जिसकी वजह से रूरल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है और डेयरी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिल रहा है, जो कि रूरल पुअर के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। और जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर ही मैत्री प्रोग्राम को चलाया जा रहा है, जहाँ पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर इंडिजीनियस बोविन स्पीसीज यानी इंडिजीनियस कैटल एंड बफेलो की रियरिंग एंड कंजर्वेशन के लिए साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर है सी, यानी बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। और क्योंकि इस क्वेश्चन को इंडियन इकोनॉमी कोर्स की हेल्प से पूरी तरह से आंसर किया जा सकता था, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग ग्रीन मार्क करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट को कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल दिया है। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे पब्लिक फाइनेंस, बजट एंड फिजिकल पॉलिसी फोल्डर पर, और हम लोग देखेंगे इस फोल्डर की 3rd वीडियो को, जो कि डेफिसिट फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि डेफिसिट बजट ऐसा बजट होता है जहां पर टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट से ज्यादा होते हैं, और टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट के बीच के इस गैप को ही फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है। फिजिकल डेफिसिट को मेनली 4 तरह से फाइनेंस किया जा सकता है, एक्सटर्नल एड्स के थ्रू, एक्सटर्नल बोरोइंग्स, इंटरनल बोरोइंग्स या फिर मनी प्रिंट करके। तो आप देख सकते हैं कि फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस करने के 4 तरीके मैंने यहाँ पर बताया है, और इसी वीडियो में लास्ट में मैंने ये भी बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए आप इन चारों तरीकों को इस्तेमाल करें। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डेट फाइनेंसिंग के 4 तरीकों को पढ़ा। इन चारों तरीकों में जो सबसे अच्छा तरीका है वो है एक्सटर्नल एड, क्योंकि यहाँ पर आपको विदाउट इंटरेस्ट या फिर बहुत ही कम इंटरेस्ट पर पैसा रिटर्न करना पड़ता है, लेकिन एक्सटर्नल एड अवेलेबल नहीं है या फिर कोई देश एक्सटर्नल एड लेना ही नहीं चाहता है। तो वैसे केस में जो बेस्ट डेट फाइनेंसिंग का तरीका है वो है एक्सटर्नल बोरोइंग्स। अगर एक्सटर्नल बोरोइंग्स से भी डेट फाइनेंस ना कर पाए तो आप इंटरनल बोरोइंग्स का सहारा ले सकते हैं, और अगर इंटरनल बोरोइंग्स से भी काम पूरा ना हो पाए तो आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए मनी प्रिंटिंग। तो अगर हम लोग अपनी क्वेश्चन के स्टेटमेंट में जाएं तो यहाँ पर लिखा है द गवर्नमेंट बजट ऑल्सो शोज बोरिंग ऑफ 10,000 करोड़। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि फिजिकल डेफिसिट 10,000 करोड़ का है। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। इसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट को समझने के लिए हम लोग पब्लिक फाइनेंस, बजट और फिजिकल पॉलिसी फोल्डर के अंदर ही जो पहली वीडियो है पब्लिक फाइनेंस, बजट एंड फिजिकल पॉलिसी, इसे देखेंगे। अब आपको यहाँ पर ये भी समझना जरूरी है कि हमारे देश में बजट को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। कैपिटल बजट के अंदर आपको कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर देखने को मिलेगा, और रेवेन्यू बजट के अंदर आपको रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखने को मिलेगा। और जैसे कि हम लोगों ने इस वीडियो की शुरुआत में कहा कि इनसे रिलेटेड डिटेल्स आपको 3 सालों की देखने को मिलती है, करंट फिस्कल ईयर, उसके अगले ईयर और एक प्रीसीडिंग ईयर की। और अब यहाँ पर ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि रेवेन्यू बजट पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में। कहने का मतलब ये कि कहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा तो नहीं है। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा है तो इसे एक रेवेन्यू डेफिसिट बजट कहा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहा जाता है, और हमारे क्वेश्चन में रेवेन्यू रिसिप्ट है 60,000 और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 80,000। तो 60,000 माइनस 80,000 इक्वल्स टू माइनस 20,000। और जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि अगर ये वैल्यू नेगेटिव में आती है तो इसका मतलब है कि ये रेवेन्यू डेफिसिट है। तो हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट होकर 20,000 करोड़ ही आ रहा है। चलिए अब देखते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट कैसे कैलकुलेट होता है, और इसके लिए हम लोग पब्लिक फाइनेंस, बजट और फिजिकल पॉलिसी वाले फोल्डर के अंदर ही वीडियो नंबर 2 बजट डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट वाली वीडियो को देखेंगे। तो यहाँ पर ये बात साफ हो जाती है कि हमें एक ऐसे मीजर की भी जरूरत है जो हमें करंट ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के बारे में बताए, और वो मीजर है प्राइमरी डेफिसिट। बेसिकली फिजिकल डेफिसिट से जब हम पिछले सालों के इंटरेस्ट पेमेंट को निकाल देते हैं तो उसी वैल्यू को प्राइमरी डेफिसिट कहा जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम लोग फिजिकल डेफिसिट से इंटरेस्ट पेमेंट को निकाल दें तो हमें प्राइमरी डेफिसिट की वैल्यू मिल जाएगी। और हमारे इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि फिजिकल डेफिसिट है 10,000 करोड़, और क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि इंटरेस्ट पेमेंट है 6,000 करोड़। तो अगर हम लोग 10,000 करोड़ में से 6,000 करोड़ माइनस कर देंगे तो वैल्यू आएगी 4,000 करोड़, यानी प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू 4,000 करोड़ इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आंसर है डी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और क्योंकि इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने पूरी तरह से बुक्सदावा के इकोनॉमी कोर्स के बेस पर ही सॉल्व किया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग ग्रीन मार्क करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन के अंदर वापस से प्राइमरी डेफिसिट या कहें कि टोटल या ग्रोस प्राइमरी डेफिसिट को पूछा गया है। और अभी पिछले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने प्राइमरी डेफिसिट का जो फॉर्मूला यूज़ किया था वो था फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर फिजिकल डेफिसिट है 50,000 करोड़ और टोटल इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़ हैं 1,500 करोड़ की। तो प्राइमरी डेफिसिट यहाँ पर हो जाएगा 50,000 करोड़ माइनस 1,500 करोड़, और वैल्यू आएगी 48,500 करोड़। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है ए, 48,500 करोड़। और क्योंकि इस क्वेश्चन को भी बुक्सदावा के इंडियन इकोनॉमी कोर्स के बेस पर पूरी तरह से सॉल्व किया जा सकता था, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग ग्रीन मार्क करेंगे। चलिए बात करते हैं 6th क्वेश्चन की, जो कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। इसके लिए हम लोग टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया वाले फोल्डर में जाएंगे। इस फोल्डर के अंदर इन टोटल 30 वीडियोज़ हैं, लेकिन हम लोग स्क्रॉल करेंगे लास्ट वीडियो पर जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। हमें इसी वीडियो को देखना है।
वर्टिकल डिवोल्यूशन का मतलब ये है कि सेंटर अपने टोटल टैक्स रेवेन्यू का कितना परसेंटेज स्टेट्स और लोकल गवर्नमेंट्स के साथ शेयर करने वाला है। और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में हमें ये पता चलता है कि जितना पैसा स्टेट्स को एलोकेट हुआ है वो बिटवीन द स्टेट्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर 15 फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी है वो ये कि वर्टिकल डिवोल्यूशन कुछ इस तरह से होगा कि सेंटर अपने टोटल टैक्स रेवेन्यू का 41% स्टेट्स के साथ शेयर करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन ये है कि सेंटर को अपने टैक्स रेवेन्यू का 41% स्टेट के साथ शेयर करना है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में स्टेटमेंट 2 में ये वैल्यू मेंशन की गई है 45%। तो इसका मतलब ये कि स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 अगर इनकरेक्ट है तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए, सी और डी तीनों रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। वैसे अगर हम लोग वापस से अपनी वीडियो को देखें तो एक और चीज़ नोटिस करने वाली है कि वर्टिकल डिवोल्यूशन कुछ इस तरह से होगा कि सेंटर अपने टोटल टैक्स रेवेन्यू का 41% स्टेट्स के साथ शेयर करेगा। और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के लिए कुछ डिवोल्यूशन क्राइटेरियाज बनाए गए हैं जिसके बेस पर डिफरेंट स्टेट्स के बीच में टोटल रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और अगर बात की जाए इन हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन क्राइटेरियाज की तो यहाँ पर टोटल 6 क्राइटेरियाज हैं और इन सभी क्राइटेरियाज को एक वेटेज असाइन की गई है। और जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकम डिस्टेंस को सबसे ज्यादा वेटेज असाइन की गई है और ये है 45%। इसके अलावा जो बाकी क्राइटेरियाज हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेटेज वो है पॉपुलेशन, एरिया, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी और टैक्स एफर्ट्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिजिकल परफॉर्मेंस के लिए टैक्स एफर्ट भी एक क्राइटेरिया है। तो ये चीज़ भी हम लोगों ने कवर की थी जो कि यहाँ पर स्टेटमेंट 4 है। और इसी के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि 6th क्वेश्चन को भी हम लोग ग्रीन मार्क कर सकते हैं क्योंकि इसे भी पूरी तरह से इंडियन इकोनॉमी कोर्स के बेस पर सॉल्व किया जा सकता था। यूपीएससी के लिए इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।